गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अतः इसका कंप्लीट स्टडी बहुत मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि एक मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-5 नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो 3n-6 आपको नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस या फंडामेंटल वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। फिर भी नॉर्मल मोड का क्लासिफिकेशन हम दो भागों में कर सकते हैं, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। सबसे पहले है स्केलेटन वाइब्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि से मिलकर बने हुए होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बोलते हैं अपन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई स्केलेटन चेन, और दूसरा पोर्शन जो है आपके कहलाता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन चेन के कारण यानी कि ढांचे के कारण जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की भागीदारी क्या होती है, लगभग समान होती है, और ये सामान्यतः 1400 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के पास में होता है। इनका अवशोषण 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे ही होता है, जो एक पूरे अणु का अभिलाक्षणिक गुण है। ग्रुप वाइब्रेशन या समूह कंपन जो दूसरा पोर्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, यानी कि इसमें अणु में उपस्थित एक छोटे से भाग का अवशोषण होता है जो अणु की एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। अर्थात अणु में उपस्थित विभिन्न क्रियात्मक समूह या अन्य कोई भी लाक्षणिक समूह के कारण अवशोषण होता है। ये कंपन सामान्यतः अणु की संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं तथा ये 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर के क्षेत्र में ही अवशोषण दर्शाते हैं। अब इन दोनों कंपनों को मिलाकर के यानी कि स्केलेटन वाइब्रेशंस एंड ग्रुप वाइब्रेशंस की स्टडी के द्वारा हम किसी भी यौगिक की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम अब आगे स्टडी करते हैं इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स या यौगिक की संरचना का निर्धारण। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न क्रियात्मक समूह तथा विभिन्न बंध द्वारा निश्चित क्षेत्रों में ही अवशोषण शो होता है, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जो साइनाइड समूह होता है इसके कारण अवशोषण बैंड आपको 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। यदि किसी यौगिक में अवशोषण बैंड जो है इस आवृत्ति पर आता है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि उस यौगिक में साइनाइड समूह उपस्थित है। इसी प्रकार आईआर स्पेक्ट्रम में यदि 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास कोई एब्जॉर्प्शन बैंड दर्शा रहा है तो निश्चय ही उस यौगिक में कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 1540 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र में यदि किसी आईआर स्पेक्ट्रम में कोई बैंड नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उस यौगिक में कार्बोनाइल समूह एब्सेंट है। इसी प्रकार से यदि CH समूह के कारण जो है आपको एब्जॉर्प्शन बैंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में विभिन्न प्रकार के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के कारण एक ही प्रकार के समूह द्वारा अवशोषण अलग अलग स्थानों पर होता है, अर्थात जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है उनके द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड दर्शाए जाते हैं किन किन फ्रिक्वेंसी पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्केन का जो CH बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रम में 2960 से 2860 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहा है तो यानी कि उसमें एल्केन का CH बॉन्ड मौजूद है। इसी प्रकार से एल्कीन के लिए जो CH बॉन्ड होता है उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है, 1920 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से जो आपके है एल्काइन है उसके लिए CH बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी कितना है 3040 से 3010 तक।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें हम, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है 3030 पर मिलती है। इसी प्रकार से जो है आपके एल्काइन में जैसा कि चर्चा कर चुके हैं, लगभग 3040 से 3030, और या हम बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेट 3030 पर मिलता है आपको स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। इसी प्रकार से अगर हम ट्रांस एल्कीन की बात करें, तो जो आपके डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की हम बात कर चुके हैं, तो वो होती है आपके 970 और 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर सिस एल्किन है तो इसके लिए डिफॉर्मेशन या बेंडिंग फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको 690 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 2100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स। और कार्बोनाइल के लिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिलेगी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की आपको 1850 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से जो है आपको कार्बोनाइल में फ्रिक्वेंसी सी डबल बॉन्डों के लिए मिलेगी 1250 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की। इसी प्रकार से अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिलती है 3610 से 3640 सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से एमीन्स में NH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिलती है 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। और नाइट्राइल्स यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिलती है 2210 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि IR एब्जॉर्प्शन बैंड जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यदि दिए गए जो ये एब्जॉर्प्शन बैंड है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज है, बैंडिंग फ्रिक्वेंसीज है, अगर किसी कंपाउंड में ये शो हो रहे हैं तो ये उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति को जो है डिटरमाइन करते हैं। इस आधार पर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी कि जब कोई एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरण किसी भी पदार्थ यानी कि सैंपल जो कि गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है पर गिरती है, तो इसका काफ़ी भाग तो क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, और बहुत कम भाग सभी तरफ अवशोषित या हम बोले स्कैटर्ड हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकीर्णित विकिरण की वही आवृत्ति होती है जो आपतित विकिरण की होती है। इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जब भी किसी सैंपल पर मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला जाता है तो इस लाइट का काफ़ी भाग तो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है उस सैंपल में से, और कुछ भाग क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। और जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो होता है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के समान होती है। इस प्रकार के स्कैटरिंग को ही हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। तो सन 1928 में सर CV रमन ने आपतित विकिरण के परपेंडिकुलर प्रकीर्णित विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा देखा और बताया कि प्रकीर्णित विकिरण भी कई लाइनों से युक्त है, जिनकी आवृत्ति जो है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति से या तो कम है या फिर अधिक है। इस प्रकार की स्कैटरिंग को हमने बोला रमन स्कैटरिंग या रमन प्रभाव। यानी कि यदि प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति के बराबर होगी तो इसे हम बोलेंगे रेले प्रकीर्णन। और यदि आपतित विकिरणों की आवृत्ति से प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति कम या ज़्यादा होगी तो इसे हम बोलेंगे रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव। ठीक है, तो यानी कि आपतित विकिरण के समान आवृत्ति पर प्राप्त विकिरण को हम रेले लाइन और इसके दोनों तरफ प्राप्त लाइनों को हम रमन लाइन कहते हैं। इस प्रकार की रेखा की श्रेणी को प्रकीर्णित पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रम हम कहते हैं। तो वे स्पेक्ट्रमी रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से कम होती है उन्हें तो हम कहते हैं स्टोक लाइन्स, और जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक होती है उन्हें हम कहते हैं एंटी स्टोक लाइन्स। यानी कि एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता स्टोक रेखाओं की तीव्रताओं से क्या होती है, कम।
ठीक है, यानी कि स्ट्रोक रेखाएं जो होती है वो एंटी स्ट्रोक लाइंस की तुलना में ज़्यादा इंटेंस होती है। ठीक है, तो रेले लाइन और जो रमन लाइन है उनके बीच आवृत्ति के अंतर को हम क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट, यानी कि डेल्टा न्यू बराबर क्या हो गया आपके न्यू वन माइनस न्यू आर। ठीक है, यानी कि डेल्टा न्यू बार बराबर क्या हो गया न्यू एस बार माइनस न्यू आर बार। ठीक है, जहाँ पर न्यू एस बार क्या है स्ट्रोक लाइंस की फ्रिक्वेंसी और न्यू आर बार क्या है रेले लाइंस की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी कि डेल्टा न्यू बार क्या है रमन शिफ्ट हो गया आपके, और डेल्टा न्यू बार तो आपके रमन शिफ्ट, और न्यू एल बार और न्यू आर बार क्या है आपतित और रमन लाइनों के लिए वेव नंबर। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट लाइट का वेव नंबर और रेले लाइन का वेव नंबर। ठीक है, तो रमन शिफ्ट का मान जो है किसी भी पदार्थ के लिए हमेशा निश्चित होता है, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर यह निर्भर नहीं करता है। डेल्टा न्यू को हम बोलते हैं रमन फ्रिक्वेंसी, तो इसे हम रमन शिफ्ट भी कहते हैं या रमन फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो यानी कि किसी भी यौगिक या पदार्थ के लिए डेल्टा न्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पर करता है पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रा जो है किसी भी परमाणु की आकृति व संख्या के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देता है। रमन प्रभाव को हम होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर अणुओं के वाइब्रेशन व रोटेशन ट्रांजिशन को प्राप्त करने में उपयोग में लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। तो रमन स्पेक्ट्रम का आणविक संरचना ज्ञात करने में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी सममितीय रेखीय संरचना होती है और इसमें नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितने होने चाहिए 3। ठीक है, जिसमें से 2 जो है वो IR एक्टिव और एक जो है रमन एक्टिव होते हैं, और प्रायोगिक आधार पर भी यही पाया गया है कि जो 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो तो आपके है IR एक्टिव, एंड जो एक है वो है रमन एक्टिव। इसी प्रकार से N2O की संरचना की बात करें तो ये देखा गया है कि N2O की संरचना भी कैसी है सममितीय है, और संरचना कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होनी चाहिए, अर्थात NON अगर यह अनसिमेट्रिकल है अर्थात संरचना जो है NNO होनी चाहिए। अतः न्यू 1 जो है वो IR और रमन एक्टिव होनी चाहिए। अतः ये सिद्ध करता है कि N2O की संरचना कैसी है NNO है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। ठीक है, अब तीसरा है H2O की संरचना, यानी कि H2O की आकृति कैसी होती है असममित होती है, यानी कि एक बेंट स्ट्रक्चर है, अर्थात न्यू 1 न्यू 2 और न्यू 3 यानी कि तीनों जो वाइब्रेशंस है वो IR एज वेल एज रमन एक्टिव होना चाहिए, और ऐसा ही पाया गया है। अतः इसका मतलब संरचना क्या है सही है। तो यानी कि रमन स्पेक्ट्रा से क्या ज्ञात हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना क्या होती है कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है, यानी कि ऑक्सीजन डोनर एटम है एंड कार्बन जो है एक्सेप्टर एटम है। इसी तरह 25% सल्फ्यूरिक एसिड की रमन फ्रिक्वेंसी KHSO4 के अनुरूप है, परंतु जब डाइल्यूट करने पर ये K2SO4 की फ्रिक्वेंसी के अनुरूप हो जाता है। इससे HSO4 माइनस आयनों का माध्यमिक आयनों के रूप में अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपके बंध के बारे में जानकारी। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हैलाइड ये रमन आवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु HgCl2, Hg2Cl2, जिंक क्लोराइड आदि क्लोराइड जो है तीव्र रमन रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि HgCl2 में सहसंयोजक बंधों की ये पुष्टि करता है। ठीक है, तो यानी कार्बनिक यौगिकों की संरचना के निर्धारण में भी रमन स्पेक्ट्रा का बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं, और इनके लिए IR स्पेक्ट्रम में ये फ्रिक्वेंसीज आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके बेंजीन के रमन स्पेक्ट्रम में 2 प्रबल रमन लाइनें 995 सेंटीमीटर इनवर्स और 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाई जाती है, जो कि किस किस के कारण है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कारण पाई जाती है। अतः ये बताती है कि जो कैलकुलस स्ट्रक्चर दी गई है बेंजीन की वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब है आपके बहुलक संरचना में उपयोग। चूँकि हम जानते हैं बहुलक एक चेन के रूप में बने होते हैं,
जिसकी छोटी इकाई एक क्रिस्टल की तरह होती है तथा तन्नित बहुलकों को पोलराइज्ड विकिरणों द्वारा परीक्षण किया जाता है। ठीक है। अतः रमन स्पेक्ट्रा जो है बहुलक की एकक संरचनात्मक इकाई के बारे में या हम बोले मोनोमर के बारे में जानकारी देता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए रमन स्पेक्ट्रम में 166 सेंटीमीटर इनवर्स पर, बेंजीन नाभि के लिए 1000, 1600 और 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और पॉलीसल्फाइड में कार्बन सिंगल बॉन्ड सल्फर और सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर वाइब्रेशंस के लिए फ्रिक्वेंसी मिलती है 650 सेंटीमीटर इनवर्स और 510 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी कंपन काफ़ी इंटेंस रमन बैंड देते हैं, जबकि IR स्पेक्ट्रा या तो इनका प्राप्त ही नहीं होता है या फिर बहुत हल्का दिखाई देता है। ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री को भी रमन स्पेक्ट्रा का उपयोग जो है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की माला व क्रिस्टलों की अवस्था से अक्रिस्टलीय अवस्था में ट्रांजिशन आदि की स्टडी की जाती है रमन स्पेक्ट्रा के द्वारा फिजिकल केमिस्ट्री में। इसी प्रकार से आपके मात्रात्मक विश्लेषण में भी रमन स्पेक्ट्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। वैद्युत अपघटन की मात्रा और क्रिस्टलीय अवस्था से अक्रिस्टलीय अवस्था में ट्रांजिशन आदि रमन स्पेक्ट्रा के उपयोग है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। अब है जो डिफरेंस क्या है IR स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यद्यपि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के रमन तथा अवरक्त स्पेक्ट्रा के क्षेत्र तो वही है, फिर भी दोनों में अंतर क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवरक्त स्पेक्ट्रम की। तो यह कंपन करने वाले अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, जबकि रमन स्पेक्ट्रा जो है ये कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के अवशोषण से प्राप्त करते हैं। फिर है अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति आवश्यक है, जबकि रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अणु की ध्रुवणता में कंपन या परिवर्तन होना आवश्यक है। यानी कि IR स्पेक्ट्रम में तो जो है अणु के परमानेंट डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है रमन स्पेक्ट्रम में अणु की ध्रुवणता में चेंज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है जो आपके IR स्पेक्ट्रम है वह तनु विलयन ही प्रयुक्त किए जाते हैं सैंपल के रूप में, जबकि यहाँ पर रमन लाइनों की तीव्रता क्या होती है, अत्यंत कम होती है। अतः उन्हें प्रबल करने के लिए सामान्यतया जो है कंसंट्रेट सॉल्यूशन यूज़ में लिए जाते हैं। फिर है IR स्पेक्ट्रम में जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यदि आपके कंपाउंड में भी OH बैंड आ रहा है तो फिर आपके जो है स्पेक्ट्रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे आसानी से, जबकि रमन स्पेक्ट्रा में जल को विलायक के रूप में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड जो है वो यथार्थ और सुग्राही है, जबकि आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है वो यथार्थ तो है लेकिन ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो नेक्स्ट है इसमें प्रकाशिक तंत्र कैल्शियम फ्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड आदि के होते हैं, जिससे नर्न्स्ट ग्लोबर के द्वारा आप जो है IR रेडिएशंस प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इसमें प्रकाशीय तंत्र कांच या क्वार्ट्ज के बने हुए होते हैं, जिनसे आपको IR रेडिएशंस मिलते हैं। ठीक है। अब जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पदार्थ जो है शुद्ध हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पदार्थ शुद्ध और रंगहीन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो है वो होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल है उनके द्वारा IR इनएक्टिव होते हैं, उनके द्वारा IR स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाता है, जबकि जो आपके रमन स्पेक्ट्रम जो है वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के द्वारा दिया जाता है। यानी कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो IR इनएक्टिव होते हैं, बट रमन एक्टिव होते हैं। ओके।